हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम लोग करने जा रहे हैं बोर्स मॉडल ऑफ एटम के बारे में। इससे पहले हम लोग 3 मॉडल जो है वो कर चुके हैं और चौथा मॉडल जो है वो बोर्स मॉडल आया था, बोर्स ने दिया था, नील बोर ने दिया था। कब दिया था? ये 1913 में। और ये जो थर्ड मॉडल था, रदरफोर्ड ने जो थर्ड मॉडल दिया था एटम का, उसकी कुछ लिमिटेशन थी, वहाँ कुछ कमियां थी, उसके बाद ये दिया था। पिछले टॉपिक में हम लोग कर चुके हैं कि क्या कमियां रही हैं, फिर भी थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ मैं आपको कि हुआ क्या था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो जब न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता है, जो रदरफोर्ड ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड उन्होंने क्या बोला था कि रैंडमली घूमता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। उसका कोई एक निश्चित पाथ नहीं होता, उसका रास्ता नहीं होता है, कभी यहाँ घूमता है, कभी यहाँ हो गया, ठीक है, और कभी जो है वो इस तरह से। तो अभी भी आप लोग देखते हैं कि इस तरह से काफ़ी दिखाया जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से, ठीक है, तो उसका वो रैंडमली इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमता रहता है, उसका एक कोई निश्चित जो है वो रास्ता नहीं है, ठीक है। तो लेकिन जब मैक्सवेल आए, मैक्सवेल ने बोला कि ठीक है, इसका अगर रास्ता नहीं है, ये रैंडमली घूमता है, तो इसका मतलब वो स्पीड जो है वो अप डाउन उसकी स्पीड होती रहती है, ठीक है ना। एक निश्चित जो है उसकी जो है वो वेलोसिटी नहीं है इलेक्ट्रॉन की, और अगर इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब वो एक्सेलरेट कर रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन, ठीक है। और एक्सेलरेशन जब हो रही है, वो एक्सेलरेट कर रहा है अपने पाथ से, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन छोड़ेगा। और अगर एनर्जी जो है रेडिएट करेंगे, तो वो एनर्जी रेडिएट करते करते धीरे धीरे उनकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, और एक स्टेज ऐसी आएगी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो दैट विल फॉल इन द न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर गया तो वो जो है एटम खत्म हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन अब दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल कि इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया तब तो यूनिवर्स ही खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन खत्म ऐसे नहीं हो सकता है और एटम इस तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है। ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी किसकी? ये थी रदरफोर्ड की, ठीक। बोर्स ने मॉडल चुना, उसके लिए कौन सा एलिमेंट लिया? उन्होंने हाइड्रोजन का एटम लिया। हाइड्रोजन का एटम लिया। हाइड्रोजन आपको पता है कि हाइड्रोजन जो होता है, प्रोटॉन उसका जो होता है, उसमें एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है, मतलब उसमें एक प्रोटॉन होता है और एक ही उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, सॉरी, एक ही उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता उसमें। तो उसने उन्होंने जो है वो हाइड्रोजन एटम दिया। उसके बाद जो है वो जो मॉडल है वो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। इसके आइसोइलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के आइसोइलेक्ट्रॉन स्पीसीज कौन कौन से हो सकते थे? हीलियम हो गया और लिथियम हो गया। हीलियम पॉजिटिव आयन जो है और लिथियम 2 पॉजिटिव आयन, इन दोनों के लिए ये एप्लीकेबल हो सकता था। क्यों हो सकता था? क्योंकि आपको पता है कि हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है, लेकिन He+ में नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 2 है नंबर, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इसमें 1 होगा, ठीक है ना। प्रोटॉन 2 होंगे, इलेक्ट्रॉन 1 होगा। इसमें प्रोटॉन जो है वो 3 होंगे। लिथियम में एटॉमिक नंबर लिथियम का 3 होता है और इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? इसमें 1 होते हैं। प्रोटॉन इसमें 3 होंगे, ठीक है। तो ये इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन, इनको क्या बोलते हैं? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो इनके लिए भी ये मॉडल जो था वो अप्लाई हो जाता था, ठीक है। लेकिन बेसिकली उन्होंने जो रिसर्च करी थी वो किस पे करी थी? हाइड्रोजन एटम के लिए वो ये काम किया था। तो उन्होंने सबसे पहले जो पॉस्टुलेट दिए, उसमें जो सबसे पहला पॉस्टुलेट दिया वो वही थ्योरी थी रदरफोर्ड की, जिसमें रदरफोर्ड ने बोला था कि जो न्यूक्लियस है वो सेंटर में होता है और इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द घूमता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमता है, न्यूक्लियस सेंटर में होता है। कि एटम हैज ए सेंटर। उन्होंने क्या बोला कि एटम का क्या होता है? वाकई सेंटर होता है, और सेंटर को क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं सेंटर को, दिस इज नोन एज न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो ये पहला पॉस्टुलेट था। सेकंड, उन्होंने हाइड्रोजन एटम को लेके जो बोला कि ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके इर्द गिर्द घूमता है, लेकिन रदरफोर्ड ने बोला था कि वो रेंडमली घूमता है, उसका कोई रास्ता नहीं होता है। बोर्स ने बोला कि नहीं, इसका रास्ता होता है, एक पर्टिकुलर एक रेडियस होती है, उस रेडियस में ये घूमता है। जैसे इसको क्या बोलेंगे? ये इस रेडियस, यहाँ से यहाँ सर्कुलर घूम रहा है, आपको पता है कि सर्कल होता है, सर्कल रेडियस होती है, तो एक फिक्स रेडियस होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमता है, ऐसे रेंडमली नहीं घूमता। कि जैसे आपको बोला जाए कि जैसे ग्राउंड में बोला जाए कि बैठ जाओ, तो कोई इधर बैठा है, कोई उधर बैठा है, कोई पता ही नहीं है, कोई लाइन नहीं लगाई है, कुछ नहीं है, ठीक है ना। जैसे कोरोना टाइम में अभी लोग दुकानों पर जा रहे हैं, सामान लेने जा रहे हैं, तो वो भीड़ की तरह इकट्ठे हो जाते हैं, रेंडमली सामान ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब गाइडलाइन आ जाती है कि नहीं, आपने सर्कल बना के वहां खड़े होना है, ठीक है, एक निश्चित दूरी पे आप लोगों ने खड़े होना है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? एक जो डिसिप्लिनरी जो है वो स्टेट आ जाती है। तो यहाँ पर भी एक डिसिप्लिनरी स्टेट है कि एक रेडियस है, एक पर्टिकुलर रेडियस दी कि हाँ, अगर इस रेडियस में इलेक्ट्रॉन जो है वो घूमता है। जब एक उस पाथ पे इलेक्ट्रॉन घूमता है तो वहां पर उस पाथ को क्या बोला जाता है? फिक्स सर्कुलर पाथ। एक फिक्स सर्कुलर पाथ है ये फिक्स सर्कुलर पाथ जो है, और इस फिक्स सर्कुलर पाथ को बोला जाता है ऑर्बिट,
ठीक है ना। इस जो एक फिक्स सर्कुलर पाथ है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो उस सर्कुलर पाथ को, उस रास्ते को नाम दिया गया ऑर्बिट, ठीक है। और ये ऑर्बिट जो है उसमें और क्या क्या है उसमें फिक्स था, ठीक है। उसमें एक रेडियस फिक्स हो गई, मास इलेक्ट्रॉन को तो फिक्स होता ही, आपको पता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, ठीक है। मास तो एक ही रहता है इलेक्ट्रॉन का। रेडियस फिक्स थी। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसकी वेलोसिटी जो है दैट विल आल्सो बी फिक्स। वेलोसिटी भी जो है कम ज़्यादा नहीं हो सकती, मतलब इस ऑर्बिट में घूमना है तो एक ही वेलोसिटी के साथ घूमेगा, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। वेलोसिटी चेंज जो है जीरो है। अगर वेलोसिटी चेंज जीरो है इसका मतलब टोटल वेलोसिटी क्या हुई, कांस्टेंट हुई, एक ही जैसी वेलोसिटी होती है। तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के, एक ही वेलोसिटी के साथ उसमें घूमता है, उसमें चेंज नहीं आएगा, एक ही स्पीड जो है वो रहेगी। एनर्जी फिक्स होती है, रेडियस फिक्स हुई, एनर्जी फिक्स हुई, वेलोसिटी जो है वो फिक्स होती है, ठीक है। तो जो सबसे वो जो एक पर्टिकुलर रेडियस जो है उन्हीं पे ही जो है वो इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। रेडियस यूनिट ये है। तो बोर्स ने क्या बोला कि जो सबसे पहले जो एक फिक्स रेडियस है उसको क्या बोलेंगे, वो जो पहला जो उसको शेल बोलेंगे, ठीक है। उन ऑर्बिट को क्या बोला उन्होंने, शेल बोला। जैसे पहले वाला शेल है उसको, पहली जो रेडियस है फिक्स रेडियस है उसको के बोला। जो दूसरे नंबर पर यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करता है, कांस्टेंट रहती है एनर्जी, उसको नाम दिया गया एल शेल। उसके बाद इसी तरह एम शेल और एन, इसी तरह आगे जो शेल बढ़ते रहते हैं न्यूक्लियस से, जैसे जैसे ये दूरी जो रेडियस बढ़ती जाती है। लेकिन ये आप बोलें कि यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो रह सकता है, तो ये रेडियस एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे स्टेयर्स होती है ना, तो स्टेयर्स जो होती हैं उस पर चढ़ना हो तो एक फिक्स जो है वो गैप होता है कि आप यहाँ पैर रख के यहाँ चढ़ सकते हैं, यहाँ से यहाँ चढ़ सकते हैं, बीच में नहीं है, लटक जाएंगे आप, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक फिक्स पोजीशन है, एक फिक्स रेडियस है, एक फिक्स रेडियस की है। ऐसा भी नहीं कि ये यहाँ पर है ही नहीं और यहाँ से आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे, नहीं, ठीक है ना। तो ये जो एक रेडियस जो थी वो कांस्टेंट रखी हुई थी, एक फिक्स रेडियस पर जो है वो इलेक्ट्रॉन वहाँ पर रिसाइड करता था, समझ गए। तो इसी तरह उनको नाम दिया गया, शेल को क्या नाम दिया, KLMN, मतलब n=1 है तो वो कौन सा शेल हुआ, K शेल, और n=2 है तो वो L, n=3 है तो M शेल, n=4 तो एन शेल, ठीक है ना। KLM ऐसे शेल का नाम दिया गया। इसमें इलेक्ट्रॉन की जो है वो वेलोसिटी फिक्स होती है, उसमें एनर्जी फिक्स होती है, रेडियस भी फिक्स होती है और मास तो उसका फिक्स होता ही है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें थी जो कि हाइड्रोजन एटम के लिए, और इन जो पर्टिकुलर रेडियस में जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है उसको नाम दिया गया, एक फिक्स पाथ था उसको नाम दिया गया ऑर्बिट, ठीक है। तो इनको नाम दिया गया फिक्स ऑर्बिट, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो फिक्स ऑर्बिट में जब घूमता है तो उसकी एनर्जी जो है वो लॉस नहीं होती है, इस समय लॉस जो है वो नहीं होता है, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी खत्म नहीं होती है और इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्ट्रॉय भी नहीं होता है। अब दूसरी बात जो है वो, इसको मिटा दूं मैं, अब दूसरी बात क्या बोली थी बोर ने, जो तीसरा इसका पोस्टुलेट था कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है कि आपको पता है कि मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम जो है वो P से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसको मैग्नीट्यूड भी बताता है और डायरेक्शन भी बताता है। तो ये फिक्स में अच्छी तरह से आप लोग जानेंगे कि वेक्टर क्वांटिटीज़ कौन सी होती है, स्केलर क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं, ठीक है। तो P = mv, ठीक है, मोमेंटम बोलते हैं। लेकिन जब ये कोई चीज़ सर्कल में घूमती है तो उसमें एक और चीज़ ऐड हो जाती है, ठीक है, कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इस पर्टिकुलर रेडियस में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। इसको अगर मैं r बोलूँ ऐसे, ठीक है, तो इसमें अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इस जो डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन का जो है वो घूमते टाइम जो है वो मोमेंटम होता है। एक मोमेंटम क्या होता है, आपको पता है कि जब बैग डाला है आपने, ठीक है, और बैग काफ़ी हैवी है वो, ठीक है, और आप लोग बैग लेके दौड़ रहे हैं और आपकी ठोकर लगती है, आपको नॉकआउट होते हैं आप, और आप क्या करेंगे, संभलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बैग आपको ना आगे की ओर धकेलता है, ठीक है। तो वो क्या है, वो जो स्पीड है, जो आपकी वेलोसिटी है, वो जो स्पीड है उसमें क्या ऐड हो गया, मास भी ऐड हो गया, ठीक है। उसमें क्या ऐड हो गया, मास। अगर मास ज़्यादा होगा तो वो आपको और आगे तक लेके जाएगा, खींच के जाएगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो जो कलेक्टिवली उसको बोलते हैं मोमेंटम।
बैडमिंटन खेलते हैं आप लोग तो जो शटल है उसको थोड़ा सा फ्लिक करते हैं, लेकिन शटल काफ़ी दूर तक जाती है क्योंकि उसके कॉर्क जो लगा होता है उसको वो हैवी होता है। तो आपने अपनी स्पीड तो दी, साथ में आपने उसको शटल को भी पुश किया, तो वो स्पीड, मास और वेलोसिटी दोनों ऐड हो गई, तो उसको क्या बोला जाता है, मोमेंटम। अब यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ बताऊँ एक, कि ये मैंने एक लिया हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट लिया है और ये यहाँ इस रेडियस पर फिक्स है, मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, ठीक है, एक पर्टिकुलर रेडियस है, तो मैं इसको रोक भी देता हूँ तो ये अपने आप घूम रहा है। ये किस लिए घूम रहा है, क्योंकि यहाँ पर मोमेंटम है इसमें, और क्योंकि एक पर्टिकुलर एंगल पे अगर मैं इसको छोड़ दूँ, ये अगर इलेक्ट्रॉन मान लो छूट जाता है यहाँ से, तो ये कहाँ जाएगा, ये सीधा जाएगा इस साइड को जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर छोड़ दें तो ये इस साइड को जाएगा, यहाँ से अगर छूटता है, पत्थर अगर छूट जाए, ये छूट जाए तो ये सीधा जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये अगर इसको मैं यहाँ से करूँ तो ये इसके साथ, सेंटर के साथ यहाँ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ मोमेंटम के साथ और क्या चीज़ ऐड हो गई, रेडियस ऐड होगी। तो ये जो मोमेंटम होता है, जब सर्कुलर वे में जो मोमेंटम होता है उसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, दैट इज एम वी जो है मोमेंटम आ गया, पी बोल सकते हैं इसको ना, पी क्रॉस आर ऐसे बोल सकते हैं, रेडियस अगर कैपिटल में लिए पी क्रॉस आर, ठीक है। तो पी क्रॉस आर में अगर यहाँ पर एंगल 90 डिग्री तो इसको बोलते हैं पी आर साइन ऑफ थीटा, एंगल कितना आएगा, थीटा आएगा, और थीटा एंगल कितना यहाँ पर 90 डिग्री क्योंकि एंगल है, तो साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो पी आर, या पी आपको पता है मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो क्या हो गया ये एम बी आर, पी जो होता है वो एम बी के बराबर होता है, तो एम बी आर। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम है ना, ये किसके बराबर आया यहाँ पर, ये जो एंगुलर मोमेंटम की बात हो रही थी, ये कितना आया, एम बी आर। अब इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे, एम बी आर क्या है, स्मॉल में ले सकते हैं, आर में लिख सकते हैं, दिस इज द रेडियस। इसको समझते हैं कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब ये क्या होता है, फिक्स। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, फिक्स होगा। एंगुलर मोमेंटम फिक्स कैसे होगा, कि देखिए यहाँ से आप देख रहे हैं कि मास जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसका मास जो है वो फिक्स होता है, 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम फिक्स मास है। अभी हम लोग कर चुके हैं कि वेलोसिटी भी फिक्स है, ठीक है, रेडियस भी फिक्स है, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम भी क्या हुआ, फिक्स हुआ ना, वो भी तो क्वांटाइज्ड हुआ, फिक्स हुआ, ठीक है। तो कितना हुआ उसकी, अब हुआ फिक्स है तो वो कितना है, कितने मोमेंटम के साथ वो इलेक्ट्रॉन घूमेगा कि वो उस ऑर्बिट में बना रहे, कि इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, कितना होना चाहिए उसका एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसका वैल्यू जो है वो एक फिक्स एंगुलर मोमेंटम होगा और क्वांटाइज्ड होगा, ठीक है। एक फिक्स एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए, तो कितना होगा, ये बोलते हैं कि ये जो एंगुलर मोमेंटम है ना, ये किसका होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, या फिर n इंटू h ओवर, ऐसे बोल सकते हैं n/2π। वहाँ इसका मतलब कि n की वैल्यू कितनी है, 1 2 3, मतलब n क्या है, n बेसिकली क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि n जो है दैट आर शेल्स, कि पहले शेल के लिए जो है वो जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, h/2π, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, पहले सेल के लिए एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, 1 h/2π, दूसरे शेल के लिए कितना होगा, 2 h/2π, तीसरे शेल के लिए 3 h/2π, और फोर्थ शेल में कितना होगा, 4 h/2π। इतना होगा, ये इतनी क्वांटाइज वैल्यू होगी, मतलब कि एम बी आर इज NH/2π। ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये, इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है, क्वांटाइज्ड होता है ये, ठीक है। कि ऐसे नहीं बोल सकते आप कि ये जो है इसकी वैल्यू जो है कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो 1.2 h/2π हो गया, नहीं होगा। ये कैसे है, ये आपको इस चीज़ को समझाता हूँ मैं, कि आप लोग ATM में गए और ATM में क्या है कि वहाँ पर ATM के अंदर बोला गया है कि 500 के नोट डाले हुए हैं सारे, ठीक है, 500 के नोट डाले हुए हैं, और आप क्या है जब ATM से पैसे ड्रॉ करते हैं तो आप बोलेंगे कि आपको चाहिए 200 रुपये निकालेंगे, क्या निकल सकता है वहाँ से, नहीं निकलेगा, ठीक है। अब डाला ही 500 है तो 500 से कितने निकल सकते हैं, या तो 500 रुपया निकलेगा 500, या फिर उसमें से 1000 निकलेगा, या फिर 1500, या उसके बाद 2000 ऐसे निकलेगा। आप ऐसे बोल सकते हैं कि मल्टीपल ऑफ 5, मतलब 1 इंटू 500, 2 इंटू 500, 3 इंटू 500, 4 इंटू 500। ये जो वैल्यू है फिक्स है। आप बोल सकते हैं कितना निकलेगा, आप बोलेंगे कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 500, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 500 ये,
ठीक है ना, 500 का ही इंटीजर मल्टीपल होगा। तो यहाँ पर भी क्या है कि पहले में जो पहले शेल में है वो मोमेंटम कितना होगा, h/2 होगा। h जो है वो दैट इज ये 500 अगर कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो h भी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। h जो है दैट इज प्लैंक की जो वैल्यू है दैट इज 6.26 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड होती है। ठीक है, इतनी वैल्यू इसकी होती है जो प्लैंक्स क्वांटम है। ठीक है, तो और 2 पाई है, 2 कांस्टेंट है, और पाई जो है दैट इज आल्सो 3.14 पाई की वैल्यू होती है। तो ये सारी की फिक्स वैल्यू है, लेकिन ये क्या क्वांटाइज वैल्यू है कि पहला जो ऑर्बिट है उसमें जो है वो क्या होगा, उसमें जो है जो पहला ऑर्बिट है उसमें जो मोमेंटम होगा उसका, ठीक है, उतना होना चाहिए मोमेंटम, तभी वो घूम पाएगा, नहीं तो वो इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में नहीं घूम पाएगा। ठीक है, तो अगर रेडियस फिक्स है, मास फिक्स है, उसके बाद वेलोसिटी फिक्स है, तो MBR फिक्स है, तो इसका मतलब कि मोमेंटम भी जो एक फिक्स होगा तीनों को मिला के। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है कि फर्स्ट ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम जो है वो n=1 है, तो उसमें उसकी वैल्यू आएगी n1 होगा, तो h/2 इसमें मोमेंटम कितना होगा, h/2, और दूसरे में मोमेंटम कितना होगा, दूसरे शेल में 2h/2, तीसरे शेल में मोमेंटम होगा 3h/2, और फोर्थ शेल में जो है वो 4h/2। ऐसे ही मोमेंटम जो है वो अलग अलग शेल में जो है वो इतना मोमेंटम होना चाहिए। अगर इससे बीच में मोमेंटम है तो वो इलेक्ट्रॉन वहाँ पर नहीं रहेगा, वो इतना मोमेंटम जो बीच वाला जो है वो हो ही नहीं सकता, एक फिक्स मोमेंटम होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नोट करिए इसको। तो नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या दिया था बोर्ड ने कि एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ शेल इज फिक्स। इसका क्या मतलब है कि जो KLMN जो शेल दिए हैं, या जो n=1 2 सेकंड थर्ड फोर्थ शेल आता है ना, उसमें जो एनर्जी है ना इलेक्ट्रॉन, वो जो शेल की एनर्जी वो फिक्स होती है। मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन उतनी एनर्जी होगी तो ही इलेक्ट्रॉन उसमें घूम सकता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन में वो एनर्जी नहीं है, या उस शेल के अकॉर्डिंग एनर्जी नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन उस शेल में नहीं घूम सकता है। कैसे कि ये जो न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन के ये जो शेल हैं, ये जो अलग अलग शेल्स हैं, ठीक है, ये n= फर्स्ट शेल है, n= सेकंड है, n= थर्ड है, और n=4 है, या फिर KLM शेल्स हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन वही यहाँ पर घूम पाएगा जिसकी एनर्जी जो है वो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक फिक्स एनर्जी है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ एनर्जी है। ये वही चीज़ हो गई कि मान लो ये जो है एक प्लेग्राउंड है, ठीक है, एक क्रिकेट मैच चला हुआ है, और ये जो इस सीटें हैं जो है ना, कि आपको सीट जो मिलेगी ये VIP सीट है, जो ऊपर है, जो पवेलियन में सीट है VIP सीट है। ठीक है, तो आपके पास अगर 1000 रुपया है जेब में ना, तो ही आप ये ऑक्यूपाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास 2000 रुपये की सीट अगर आप अवेल कर सकते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, मैं यहाँ पर ये सेकंड नंबर वाली सीट लूँगा। जो 4000 वाली है वो बोलेगा कि मैं जो तीसरे नंबर वाली तीसरी पोजीशन वाली सीट लूँगा, और जो बोलेगा मैं 10,000 की सीट जो अवेल कर सकता हूँ वो यहाँ पर रहेगा। तो मतलब इनके ये जो सीटें हैं ना, इनकी एक फिक्स जो है वो अमाउंट है, यहाँ पर एक एनर्जी है, वो एनर्जी को जो इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को पे कर सकता है वही उसमें घूम सकता है। उतनी एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की होती है वो यहाँ पर घूमता है, और इस दौरान यहाँ पर नाइदर इट लूज एनर्जी नॉर इट गेन। ठीक है ना, एनर्जी को ना ही ये लेता है ना ही यहाँ पर छोड़ता है एनर्जी को इसके दौरान, इस जो सर्कल में या ऑर्बिट में घूमने के दौरान। तो एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट और शेल इज फिक्स, एक फिक्स एनर्जी होती है दिस एनर्जी। और ये क्योंकि ये स्टेट जो है वो स्टेशनरी स्टेट्स हैं, ठीक है, इन स्टेट्स को क्या बोला जाता है, KLMN स्टेट्स जो क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स। ठीक है, शेल तो बोलते हैं इनको, ऑर्बिट भी बोलते हैं, फिक्स ऑर्बिट बोलते हैं, फिक्स जो है वो शेल बोलते हैं, एक शेल बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं, साथ में क्या बोलते हैं इनको, एनर्जी ऑफ स्टेशनरी स्टेट्स। मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा, जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन में होगी वही इनमें घूम सकता है। यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे यहाँ पर नहीं घूम सकता है। ठीक है, तो कितनी एनर्जी होती है ये हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन को के शेल में अगर इलेक्ट्रॉन घूमना चाहता है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, यहाँ पर एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, कितनी एनर्जी होनी चाहिए। तो वो एनर्जी जो है वो निकालने के लिए जो है एक फॉर्मूला दिया था नील बोर ने हाइड्रोजन एटम के लिए दिया था कि वो एनर्जी कितनी होनी चाहिए। दैट वैल्यू कम्स आउट टू बी EN = 1312 किलो जूल पर मोल और नेगेटिव
ओवर एन स्क्वायर। ये आपने फार्मूला याद रखना कि इतनी एनर्जी जो है ना वो इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके पास होनी चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इन शेल्स में रह सकता है। अब देखिए यहाँ पर E1 है, अगर 1 है, ठीक है, तो एनर्जी कितनी आएगी इसके पास, माइनस किलो जूल, मोल इनवर्स भी बोल सकते हैं इसको। और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है तो इसके माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी इसको हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इतनी एनर्जी जो है वो फर्स्ट है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो इतनी एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन में होगी, तो इसको बोलेंगे इवन एनर्जी है तो माइनस 1312 किलो जूल मोल इनवर्स। इतनी एनर्जी E1 शेल में होगी, इसमें जो पहला के शेल में होगी, इतनी एनर्जी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन के पास, तब इलेक्ट्रॉन इसमें घूम सकता है। उसके बाद दूसरी E2, यहाँ कितनी एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं तो एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। यहाँ पर इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उतनी एनर्जी होनी चाहिए। तो E2 में कितनी एनर्जी होती है, माइनस 328 किलो जूल पर मोल, माइनस 328 किलो जूल। थर्ड में आगे कितनी होती है इसमें, E3, इसमें एनर्जी होनी चाहिए माइनस 145.8 किलो जूल पर मोल या मोल इनवर्स। N इज इक्वल टू 4 में एनर्जी E4 एनर्जी जो होगी दैट विल बी माइनस 82.0 किलो जूल। और लास्ट अगर N इज इक्वल टू 5 होगा तो उसके लिए एनर्जी चाहिए E5 इज इक्वल टू माइनस 52.5 किलो जूल। ये अलग अलग एनर्जी है। इसको मैं अलग से यहाँ पर अगर एक और यहाँ पर चार्ट बना दूँ तो यहाँ पर एनर्जी जो है वो इस तरह से E1 के लिए एनर्जी माइनस 12 किलो जूल मोल इनवर्स, ये फिक्स एनर्जी है। इससे अगर आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर एनर्जी जो है वो कोई एनर्जी ऐसी है जो कि 1200 किलो जूल पर मोल एनर्जी होगी, तो यहाँ कोई एग्जिस्ट करता है नहीं, कोई एग्जिस्ट नहीं करता यहाँ पर, तो वो इलेक्ट्रॉन वहाँ पर नहीं रह सकता। इलेक्ट्रॉन में जितनी एनर्जी होगी वही इन शेल में रह सकता है। तो ये किसके लिए है, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5। अब ये जो लास्ट है ये पोस्टुलेट क्या बोलता है कि वैसे जो अपने उसमें ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वो जो ना ही इलेक्ट्रॉन ना ही जो है एनर्जी गेन कर रहा है ना ही लूज़ कर रहा है, उसमें वो जो है इसकी एक फिक्स एनर्जी है। लेकिन जब अगर मान लो वहाँ पर कोई फोटोन स्ट्राइक करता है या वो एनर्जी लेता है कहीं से, वो कितनी एनर्जी लेता है, ये एनर्जी लेता है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर घूमने वाला इलेक्ट्रॉन क्या है वो क्या कर जाएगा, जंप कर सकता है दूसरे ऑर्बिट में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू वन पोजीशन टू अदर। और ये जो यहाँ से यहाँ जो जब एक्साइट करता है ना इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है तो इसको बोलते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर एक्साइटेड स्टेट। यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, ये कब जाएगा कि मान लो अगर ये यहाँ से एनर्जी गेन करता है, कितनी एनर्जी गेन करता है कि यहाँ से यहाँ इसने जाना है, तो ये मान लो इसकी इनिशियल स्टेट है और ये फाइनल स्टेट है, तो चेंज कितना हुआ एनर्जी में, डेल्टा ई बोलते हैं चेंज एनर्जी। फाइनल स्टेट E2 और इनिशियल स्टेट क्या है E1, तो E2 पे कितनी एनर्जी है यहाँ पर -328 और -E1 पे कितनी हुई +12 किलो जूल पर मोल। तो अगर इसको हम लोग माइनस करें तो हमारे पास ये कितनी आती है 8 4 12 और 9 2 8 2 10 और कितनी आई ये 984 किलो जूल पर मोल। ये प्लस में आई है, ये देखिए प्लस में, मतलब ये एनर्जी गेन करेगा, इतनी एनर्जी जो प्लस में एनर्जी चाहिए तो इलेक्ट्रॉन जो है वो ये यहाँ पर जाएगा, इतनी एनर्जी लेके ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रह सकता है। तो ये जो स्टेट है जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इतनी एनर्जी गेन की इस स्टेट पर आया, दिस स्टेट इज नोन एज एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेता है तो इन स्टेट पर पहली से दूसरी स्टेट में जा सकता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ ही मूव कर सकता है। जब यहाँ से आपने कितनी एनर्जी लेगा तो आपने वही चेंज एनर्जी किया है E4 माइनस E1 करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो उतनी एनर्जी वो लेगा तो यहाँ पर पहुँच जाएगा। यहाँ से एक्साइट होकर वो लास्ट पर भी जा सकता है। अब बोलेंगे कि ये जो इन्फिनिटी
जो है एनर्जी जीरो कब होगी, मतलब ऐसे ऐसे चलता जाएगा तो एनर्जी एक ऐसी स्टेट जाएगी जहाँ पर कि यहाँ पर जैसे वैल्यू थी हमारे पास ई एन, एनर्जी निकालने के लिए वैल्यू क्या थी कि ई एन इज इक्वल टू -12/n², इस तरह से इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर सॉरी किलो जूल पर मोल। ठीक है, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो कब होगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले रहा है, पहले ऑर्बिट पे जा रहा है, दूसरे पे जा रहा है, तीसरे पे जा रहा है, तो ठीक है एक ऐसी पोजीशन आती है कि वो इलेक्ट्रॉन मान लो इन्फिनिटी पे चला गया। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच गया, इनफाइनाइट पोजीशन पर पहुँच गया। तो इलेक्ट्रॉन अगर इनफाइनाइट पोजीशन पर पहुँच गया तो अगर एन जो है वो कितना आया, यहाँ पर एन इज इक्वल टू इनफाइनाइट आया, तो यहाँ वैल्यू रखेंगे हम लोग तो कितनी आएगी, तो ई एन जो है इनफाइनाइट पे क्या होगी। ठीक है, तो एट इनफाइनाइट पोजीशन पर एनर्जी क्या होगी, दैट विल बी इक्वल टू -13/12 इनफाइनाइट। समथिंग ऑफ इनफाइनाइट क्या होता है, जीरो। 1/0 अगर इनफाइनाइट होता है ना तो समथिंग ऑफ इनफाइनाइट क्या हुआ, जीरो होगा। तो एनर्जी क्या हुई, ई इन्फिनिटी पे एनर्जी क्या हुई, ई इन्फिनिटी एनर्जी एट द इन्फिनिटी क्या होगी, दैट विल बी जीरो। ठीक है ना, एनर्जी इन्फिनिटी पे एनर्जी कितनी होगी, जीरो। अब यहाँ पर एक ऐसी पोजीशन आएगी जहाँ पर एनर्जी जीरो है। एनर्जी का जीरो का मतलब है कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन जो है वो बिल्कुल डिटैच हो गया, वो दूर चला गया है, मतलब वो किस में कन्वर्ट हो गया, आयन में कन्वर्ट हो गया। आप बोलेंगे कि हाइड्रोजन से हाइड्रोजन आयन कब बनेगा, जब एनर्जी जो है वो उसकी एनर्जी जो है जीरो हो जाएगी या फिर वो इनफाइनाइट पोजीशन पर चला जाएगा। इनफाइनाइट कोई बहुत बड़ी पोजीशन नहीं होती है, बहुत बड़ी दूरी नहीं होती है, कुछ एंगस्ट्रॉन होती है हाइड्रोजन आइटम के अंदर। ठीक है ना, तो कोई ज़्यादा दूरी नहीं है, आयन बन जाते हैं। और आयन जब बन गया मतलब कि हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि हमें पता है कि डेल्टा ई कितना E2 - E1 है, ये करते हैं ना हम लोग जब चेंज एनर्जी का आया। और मान लो इन्फिनिटी पे जो चेंज आया वो कितना है, फाइनल इन्फिनिटी पे एनर्जी -E1, वहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर वापस आएगा तो उसको कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, यहाँ से आप निकाल सकते हैं कि इन्फिनिटी पे एनर्जी कितनी होती है, जीरो, और E1 कितना है माइनस किलो जूल पर मोल, तो कितनी होगी +12 किलो जूल पर मोल। मतलब यहाँ से जब ये छोड़ेगा कितनी एनर्जी छोड़ेगा, यहाँ पर आएगा तो -1312 एनर्जी छोड़ेगा तो वो ओरिजिनल पोजीशन पर आएगा, और इतनी एनर्जी ऑब्जर्व करेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो वहाँ पर इनफाइनाइट पे पहुँच सकता है। अब यहाँ से देखिए ये जो है N1 में एनर्जी E1 है, N2 में एनर्जी E2 है, N3 में E3 है। ठीक है ना, ये इतनी जो एनर्जी होगी तो इलेक्ट्रॉन उसी एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिट में घूमता है, तो इतनी एनर्जी है। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन E से E1 से E2 में अगर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो जो चेंज है वो कितना आएगा, डेल्टा E जो होता है वो क्या आता है, E2 - E1। इतनी एनर्जी जो है वो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो वो इतना बदलाव उसमें आता है। इसमें करेंगे हम लोग तो चेंज इन एनर्जी डेल्टा E कितना आएगा, E3 - E2, और इसमें करेंगे तो एनर्जी में E4 - E3, और ये जो है वो यहाँ पर डेल्टा E कितना आएगा, चेंज इन एनर्जी आएगा E5 - E4। ठीक है, यहाँ से देखने वाली बात है कि अगर आप माइनस करेंगे तो ये जो चेंज है ना, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं तो जो एनर्जी गैप है वो कम होता जाता है। मतलब कि सबसे ज़्यादा एनर्जी गैप किस में होता है कि डेल्टा E जो है वो इसको अगर मान लें हम लोग डेल्टा E1, डेल्टा E2, E3 एंड E4, तो डेल्टा E1 जो है ना सबसे ज़्यादा डिफरेंस, एनर्जी लेवल डिफरेंस जो है वो E1 में सबसे ज़्यादा होगा, डेल्टा E2, उसके बाद डेल्टा E3, और सबसे कम जो है वो डेल्टा E4 एंड डेल्टा E5। इतना जो है वो डिफरेंस एनर्जी जो लेवल है उसमें डिफरेंस आएगा। माइनस क्यों होता है, एक और क्वेश्चन आता है कि ये जो एनर्जी है वो माइनस क्यों होती है। तो जैसे जैसे नज़दीक आता है तो इलेक्ट्रॉन, देखो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो एनर्जी है वो क्या है, नेगेटिव एनर्जी से ये उसमें न्यूट्रलाइज होता है। ठीक है ना, इसने इसको इतनी एनर्जी दी है कि इस एनर्जी के साथ ही इसके साथ ये होल्ड हो सकता है।